अगेन रिज्यूम और क्लास। कल जो हमने पढ़ा था कि आपने देखा था कि लेखक जो है वो विदेश जाते हैं और उसको लगता है कि मेरी दादी लास्ट बार मुझसे मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, जब मैं अपने घर पे वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर, जब मैं उससे मिला, एट द स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे बाहों में जकड़ लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं अभी भी उनकी प्रार्थना जो थी वो सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनके जो खुशहाल जो समय था वो उन चिड़ियों के साथ था। भले ही मैं आया था विदेश से लौट करके 5 साल बाद, लेकिन फिर भी अभी उनको खुशी उसी में मिल रही थी, उनको चिड़ियों को खाना खिलाने में। whom she fed longer and with frivolous rebukes, उन्होंने बनावटी गुस्से के साथ में, जैसे किसी को हम बनावटी गुस्सा करते हैं, बच्चों के साथ अक्सर देखा होगा आपने, उस तरह से वो चिड़ियों को वो रिब्यूक्स कर रही थी, तो उनको डांट फटकार रही थी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग, अब उसी दिन शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, एक बड़ा ही बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड वुमन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक मंगवाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन, थम्प्ड का मतलब होता है पीटना, ढोलक बजाने के लिए चमड़े को पीटना पड़ता है, और सैगिंग का मतलब होता है ढीली पड़ी हुई। ढोलक जब उतर जाती है तो उसकी आवाज़ बड़ी भारी आती है। सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड, डायलेपिडेटेड का मतलब होता है जर्जर अवस्था में, टूटा फूटा। डायलेपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द, और उस ढोलक को बजा करके उन्होंने क्या गाया? सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, की योद्धा जो युद्ध से वापस आए उसके गीत गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको आग्रह करना पड़ा कि आप गाना बंद करो ताकि उनके ऊपर स्ट्रेन या तनाव न हो। डेथ वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, मैंने पहली बार ये देखा था कि उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। यानी कि जब उनका पोता आया वापस विदेश से तो वो बहुत खुश थी, और उसके आने की खुशी में उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम मंगवाया, और ड्रम को बजा करके, पुराने उस ड्रम को बजा करके योद्धाओं के घर आने के खुशी के गीत गाए। और लेखक ने ये महसूस किया कि पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने ये बोला दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि ये बुखार चला जाएगा। देखिए, किसी शरीर के बारे में डॉक्टर ज़्यादा जानता है, लेकिन दादी जी को कुछ और ही, उनको ये लग रहा था कि अब उनका जो है अंत वो निकट है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया यहाँ पे, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी माँ कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस, अब उन्होंने हमको बोला दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत जो है वो निकट है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का जो अध्याय है वो ख़त्म हो रहा है, पहला अध्याय यानी कि जीवन का, और इसलिए मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने कहा अब मैं मृत्यु की तरफ जा रही हूँ, तब मैं तुम लोगों से बोल करके अपना समय वेस्ट नहीं करूँगी। यानी दादी माँ ने सोच लिया था कि अब उनकी मृत्यु जो है वो निकट है। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे उस विरोध का भी विरोध किया कि तुम अपना काम करो जैसे। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, शांति से खामोशी से वो सोए रहे।
और मोतियों की जो माला थी वो उसको जपते रहे। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कोई संदेह करते, हमको कोई शक होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होठ चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके निर्जीव हाथों से माला जो थी वो गिर पड़ी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पे छा गया। एंड वी न्यू, और हमको पता चल गया, दैट शी वॉज डेड, कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, और जैसा रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, जो भी किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो उसको ज़मीन पे लेटा देते। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन, उनको कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए उनको छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू अ रूम, शाम को उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, उस निर्दयी स्ट्रेचर को लेकर के जिसको अर्थी बोलते हैं, टू टेक हर टू बी क्रेमिटेड, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके रूम में उजाला हो गया था। एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अब पूरे कमरे में उजाला हो गया था, चमकीला सुनहरा। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, आंगन में आधे भी रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, और जहाँ तक वो सोई हुई थी। द स्टिफ wrapped इन रेड श्राउड, एक लाश, एक शव जो कफन में लिपटा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हज़ारों चिड़ियाँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों चिड़ियाँ फर्श पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए हमको बड़ा बुरा लगा। एंड माई मदर फेट सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए, क्योंकि रोज़ दादी माँ उनको खाना देती थी, तो वो चिड़िया उनके लिए वो कुछ रोटी के टुकड़े लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने उन रोटी की तरफ देखा भी नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम दादी माँ का शव ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, और अगले दिन सुबह आके सफाई कर्मचारी ने उन रोटी के टुकड़ों को साफ करके कचरा पात्र में डाल दिया। यानी इस लास्ट में हमने ये देखा कि जो चिड़िया हैं वो भी दादी माँ के जाने का कितना गम उनको है, कितना वो दुख है, कितना उनको शौक है। तो एक वेरी हार्ट टचिंग जो थी ये कहानी थी। ये आप देख रहे हैं, इसमें मीनिंग्स जो हैं ये आप लिख पाएंगे उसके अंदर से। और कुछ यहाँ पे आपने देखे, जैसे यहाँ पे चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, जैसे फर्स्ट वन है द ग्रैंड मदर फीड द डॉग्स विथ, दादी किससे उनको नाश्ता कराती थी, क्या खिलाती थी उनको, तो वो था स्टेल चपातीस, बासी रोटियाँ देती थी। और फिर दूसरा है द ग्रैंड मदर वर्क ओना, दादी माँ किस पे काम करती थी, तो यहाँ पे है स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा। फिर आगे है वेयर डिड द ऑथर गो फॉर हायर स्टडीज़, लेखक उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गया, इसका ऑप्शन है अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश। फिर है आप देखिए द ऑथर फाउंड द थॉट ऑफ द ग्रैंड मदर वंस हैविंग बीन यंग एंड प्रिटी ऑलमोस्ट, तो उनको ये विचार कैसा लगता था कि दादी माँ कभी सुंदर थी, ये है रिवोल्टिंग, बगावत करने वाला। फिर आप देखिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन लेसन में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे लेसन, दैट विल बी गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर। देयर आर 2 स्टोरीज इन द सिंगल नेशन। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्टार्ट किया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, यानी ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको कहें कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है और सपोज वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है, मेटल है, ठीक है, अगर हम उसको चार्ज देंगे, अगर उसको चार्ज देंगे तो वो जो चार्ज इसको हमने क्यू चार्ज दिए, वो सारे क्यू चार्ज क्या होंगे, यूनिफॉर्मली यानी कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इस पूरी लेंथ के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला हमारा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जैसे कि एक लेंथ है हमारे पास, ये एक वायर है मेटल का या धातु का, एक वायर है हमारा, जिसकी लेंथ कितनी है, तो जिसकी लेंथ एल है। अब इसकी लेंथ एल है, अगर इसको हमने क्या किया, ग्लास की रोड को रब किया या प्लास्टिक की रोड को रब किया, फुली चार्ज किया, और बाय कंडक्शन, और कंडक्शन में हमने देखा है कि जब उस प्लास्टिक की रोड को या ग्लास की रोड को मैं ये जैसे यहाँ टच करूंगा, ये क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर क्या करता है, चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, यानी उस प्लास्टिक की रोड के जो चार्ज है वो सारे चार्ज कहाँ पर आ जाएंगे, इस कंडक्टर के ऊपर आ जाएंगे। अब इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, फिर हमने ग्लास की रोड को रब किया, फिर हमने इसको चार्ज दिए, तो वो चार्ज क्या हो गए, अब इसके पास पहले से ऑलरेडी चार्ज आ गया, अब और चार्ज हम देंगे तो वो चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल होके सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएंगे पूरी लेंथ के ऊपर एल, कुछ इस टाइप से वो चार्ज क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और फिर अगर हमने देखा कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो हम देखेंगे कि इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है और इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ड्यू टू नेट फोर्स ये कौन सा मोशन करेगा, लीनियर मोशन। या फिर तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिए, सारे चार्ज क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और कब तक डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, तो जब तक कि इनके ऊपर का नेट फोर्स 0 नहीं हो जाए। तो ये जो कंडक्टर है हमारे पास एल लेंथ का, जिसको हमने चार्ज दिए, सारे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स हर चार्ज के ऊपर कितना है, 0, क्योंकि ये चार्ज जितने फोर्स से इससे रिपल हो रहा है, इतने फोर्स से इससे भी रिपल हो रहा है, तो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर कितना है, 0। तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना है, 0 है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इफ ए चार्ज is distributed uniformly and continuously over a line, this type of distribution is called linear charge distribution. ठीक है, तो if a charge is distributed uniformly and continuously over a line, this type of distribution is called linear charge distribution. ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर को जो हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिए और वो चार्ज यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली क्या हो गए, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरी लेंथ के ऊपर क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ अगर ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल लेंथ है। अब एल लेंथ है और इस एल लेंथ के कंडक्टर को हमने जो चार्ज दिए वो कितने चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए। सपोज हमने कितने चार्ज दिए, इसको क्यू चार्ज दिए। तो ये जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और एल की वैल्यू 5 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर भी हो सकती है, 1000 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों के बाहर जो बिजली के तार जाते हैं, वायर जाते हैं, उनकी लेंथ कितनी होती है, तो हम जानते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं और उदयपुर तक भी जाएंगे। ठीक है, यानी उनकी लेंथ हजारों मीटर भी हो सकती है। तो
अब इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, तो इसकी जो यूनिट लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी, तो यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर, कितनी 1 मीटर। तो इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ में जितने चार्ज होंगे, यूनिट लेंथ में जितने चार्ज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। क्या बोलेंगे उनको, लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा है चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है, एक नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस की हमने, और वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ में जितने भी चार्ज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। उनको हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और फिजिक्स में यूनिट का मतलब क्या होता है, तो यूनिट का मतलब फिजिक्स में होता है 1, यानी यूनिट लेंथ। और इसकी यूनिट लेंथ क्या है, तो लेंथ की जो यूनिट है वो क्या होती है, फिजिक्स में मीटर होती है। तो ये 1 मीटर की लेंथ में जितने भी चार्ज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। और लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो या इसको हम फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज ओपन लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इस पूरे कंडक्टर को हमने चार्ज कितने दिए, Q, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया Q। इस पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, तो जो इसकी जो यूनिट लेंथ में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, Q ओपन L। कितनी हो जाएगी, Q ओपन L। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है कि अगर ये एक तरह का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर एक कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज दिए और सारे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए पूरी लाइन पर, पूरी लाइन पर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अब ये जो बन गया वो क्या बन गया, लाइन चार्ज बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज। क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज। जैसे हमारा पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, कि ये पॉइंट चार्ज है, वैसे वैसे ये क्या बन गया, इसके पास चार्ज है और ये क्या एक तरह की लाइन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज। अब हमने देखा है कि ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, अगर यहाँ पर हमने हमारा टेस्ट चार्ज रखा Q0 r डिस्टेंस पर, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। तो हमको वही फोर्स निकालना है कि इस लाइन चार्ज के किसी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हमने कोई क्या रखा हुआ है, तो हमारा कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के कारण कितनी होगी और उस लाइन चार्ज के कारण फोर्स कितना होगा वो हमको डिराइव करके निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास जो फिजिक्स में फॉर्मूले हैं या फिर जो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है, यानी हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो एक पॉइंट के लिए फॉर्मूले। अब ये क्या, ये तो इतना बड़ा कंडक्टर है, यानी इतना बड़ा एक लाइन चार्ज है, बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण जो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसको हम कैलकुलस की हेल्प से निकालेंगे। किसकी हेल्प से निकालेंगे, तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है कैलकुलस, और उस कैलकुलस की हेल्प से हम इस लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कोई हमारा चार्ज रखा हुआ टेस्ट चार्ज, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उस पर फोर्स कितना होगा, वो हमको डिराइव करना है। तो इस लैंग्वेज को मैं रब कर रहा हूँ, लैंग्वेज को एक बार आप देख लो कि इफ ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली ओवर ए लाइन, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है। कितना है, नेट फोर्स 0। अब देखो कि यहाँ पर हमारा कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा इस लाइन चार्ज के कारण वो कितना होगा हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, कैलकुलस की हेल्प से, ये पूरी लेंथ कितनी है, L है, तो अब इसका स्मॉल एलिमेंट लिया। एक कैलकुलस में क्या करते हैं, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट लिया, सपोज ये, ठीक है। और इस एलिमेंट को, लेंथ के इस वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो इस वाले एलिमेंट को हमने बोला DL। स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट, पूरी लेंथ कितनी L है। अब इस L लेंथ का स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, और वो स्मॉल एलिमेंट क्या होता है, तो स्मॉल एलिमेंट क्या होता है, इक्वल टू पॉइंट। क्या होता है, इक्वल टू पॉइंट, यानी स्मॉल एलिमेंट किसके बराबर होता है, पॉइंट के बराबर होता है। यानी सबसे छोटी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, लेंथ एलिमेंट, या हम कह सकते हैं DL।
तो dl जो लेंथ होती है वो सबसे छोटी लेंथ होती है और वो किसके बराबर होती है, इक्वल टू पॉइंट के बराबर होती है। तो इस एलिमेंट के कारण, इस dl एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम निकालेंगे, क्योंकि ये dl कैसा है, एक तरह का पॉइंट है और पॉइंट के लिए हमको फॉर्मूले सारे पता है, ठीक है। तो dl के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वो हम निकालेंगे। अब इस dl के कारण हमने निकाल लिया कि सपोज फोर्स कितना है, F1 है। अब कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे, अब इस dl के अंदर जो चार्ज है, अब पूरे के अंदर जो चार्ज है वो कितने q चार्ज है। तो ये जो स्मॉल लेंथ है dl, इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो कितने होंगे, तो इस चार्ज अगर लेंथ कैसी है, स्मॉल है, तो इस लेंथ के अंदर जो चार्ज है वो भी कैसे होंगे, स्मॉल चार्ज होंगे और वो चार्ज कितने होंगे, dq, कितने होंगे, dq। तो dq चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो dq चार्ज ऑन dl लेंथ इज लैम्बडा dl। मतलब कि ये होता है, इसका मतलब कि अगर ये पूरे के ऊपर चार्ज कितने, q चार्ज है, कितने चार्ज है इस पूरे के ऊपर चार्ज कितने, q चार्ज है, तो स्मॉल लेंथ में जो चार्ज होंगे वो कितने होंगे, dq, ठीक है। और dq की वैल्यू जो हमने निकाली वो कितनी निकाली, LDL। तो LDL को आपको समझना है कैसे, तो अगर पूरे चार्ज कितने q है, पूरी लेंथ कितनी है, L है, तो लेम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लेम्बडा की वैल्यू हमने निकाली है कि अगर चार्ज कितने q है और लेंथ कितनी है, L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लेम्बडा। तो हम कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेम्बडा का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, लेंथ के साथ, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा L। कितना हो जाएगा, लैम्बडा L। अब पूरे चार्ज Q है, वो तो Q चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, लैम्बडा L है। तो स्मॉल चार्ज dQ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो dQ की वैल्यू होगी लैम्बडा DL, क्योंकि लेंथ लैम्बडा कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, यानी यूनिट लेंथ में जो चार्ज होंगे उसको लैम्बडा कहेंगे। पर लेंथ यहाँ पर कैसी थी, पूरी लेंथ थी, और यहाँ पर जो लेंथ हमने लिए वो कैसी ली, स्मॉल लेंथ। तो क्या हो जाएगी कि dQ के अंदर जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा DL, या हम कह सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्बडा DL, और लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq ओपन DL, क्या हो जाएगा, dq ओपन DL। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमको पता है कि इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ ये स्मॉल एलिमेंट के अंदर जो चार्ज हैं वो चार्ज कितने, dq चार्ज है। तो इन dq चार्ज वो किसके बराबर है, पॉइंट चार्ज के बराबर है। तो dq के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जानते हैं कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओपन r स्क्वायर। अब यहाँ पर q कौन है, तो यहाँ पर q कौन है, dq है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dl कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dl कितनी हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चार्ज कितना है dl पर, तो dl पे जो चार्ज है वो कितना है, dq, और dq ओपन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, dq ओपन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अब dq की वैल्यू हम जानते हैं, और dq की वैल्यू क्या है, dq चार्ज ऑन dl लेंथ इज लैम्बडा dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये dq लेंथ है, dq लेंथ के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी। अब ये dl लेंथ है, dl लेंथ कैसी, स्मॉल लेंथ है, और स्मॉल लेंथ में चार्ज भी कैसे स्मॉल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, स्मॉल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी हो जाएगी, dE, कौन सी हो जाएगी, dE। तो dE जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओपन r स्क्वायर। और dq की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, लैम्बडा DL। तो हमने पुट कर ली कि dq की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्बडा DL ओपन r स्क्वायर।
क्या हो गया, लेमड़ा dl ओपन r स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण कितनी आई, तो ये आ गई dE 1/4πε0 लेमड़ा dl r स्क्वायर। अब एक dl यहाँ पर लिया, एक dl यहाँ पर लिया, एक dl यहाँ पर लिया, और एक सभी dl के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम क्या करेंगे, सबके कारण अलग अलग dl के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो निकालेंगे, और फिर सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पूरी लेंथ के कारण, L लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबको एक dl यहाँ पर लिया, एक दूसरा dl यहाँ पर लिया, तीसरा dl यहाँ पर लिया, यानी जितने भी dl इसके अंदर बन सकते हैं उन सभी dl के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकालेंगे, और फिर सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेट करना। तो हमने क्या कर दिया, dE को इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो dE अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो पूरे का कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी हो जाएगी, E हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंटीग्रेशन हमेशा कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो कांस्टेंट जितने भी है वो बाहर आ जाएंगे। तो लेमड़ा क्या है, तो लेमड़ा क्या है कि एक यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेमड़ा। तो वो फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी है कि यूनिट लेंथ में चार्ज होंगे उनको लेमड़ा बोलेंगे, तो उनकी क्वांटिटी कैसी होगी, फिक्स होगी। यानी लेमड़ा कैसा है, कांस्टेंट है। 1/4πε0 मीडियम कांस्टेंट है, ये हम जानते हैं कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा कि लेमड़ा, और लेमड़ा क्या हो जाएगा, 4π/ε0 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, तो इंटीग्रेशन होगा dl ओपन r स्क्वायर, dl ओपन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हमने डिराइव कर ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होगी, लेमड़ा 4πε0 इंटीग्रेशन dl ओपन r स्क्वायर, dl ओपन r स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, और Q कौन सा है, हमारा टेस्ट चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, तो फोर्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू Q नॉट है, और ये Q नॉट आ गया। E की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो क्या हो जाएगी, ये आ गया लेमड़ा अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन dl ओपन r स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो लाइन चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, कैलकुलस की हेल्प से स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया dl, और dl के अंदर जो चार्ज होंगे वो भी कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, यानी dq। तो हम जानते हैं कि l लेंथ में चार्ज कितने q है, तो इसकी यूनिट लेंथ में चार्ज कितने हो जाएंगे, तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लेमड़ा। और लेमड़ा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी q ओपन l। तो अगर q लेंथ l है तो चार्ज कितनी है, q है। अगर लेंथ स्मॉल होगी, dl होगी, लेंथ कैसी होगी, स्मॉल dl होगी, तो चार्ज भी कैसे हो जाएंगे, dq। तो dq चार्ज ऑन dl लेंथ इज कितना हो जाएगा, लेमड़ा dl। और इसको क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमड़ा dl, और लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, dq ओपन dl। क्या हो गया, dq ओपन dl। ठीक है, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो r डिस्टेंस पर ये जो dl के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो हम जानते हैं q ओपन r स्क्वायर। q कौन कितना है, तो q है हमारे पास dq, तो dq की वैल्यू पुट की हमने dq ओपन आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी है, तो लेमड़ा डी है, तो लेमड़ा डीएल हमने डी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये वाली, तो पूरे लेंथ के कारण, पूरे एल लेंथ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक डीएल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर, फिर दूसरा डीएल लेंगे उसके कारण कुछ आएगी, तीसरा डीएल लेंगे कुछ आएगी, चौथा डीएल लेंगे, पांचवा डीएल लेंगे, जितने डीएल इसके पॉसिबल है हम उतने डीएल से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और फिर सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इस पूरी एल लेंथ क्या यानी लाइन चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो सबको जोड़ते हैं हम इंडिविजुअल को, तो उसको हम बोलते हैं फिजिक्स में इंटीग्रेट करना। तो डीएल ओपन आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गई कि लैम्डा ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीएल ओपन आर स्क्वायर।
ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं Q इंटू ई, तो Q कौन सा है हमारा टेस्ट चार्ज है, तो Q नॉट लैम्डा ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dl ओपन r स्क्वायर, ये हमारा आ गया फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है। अब दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था? तो ये था हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले भी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आगे इसको कंटिन्यूस कर पाएंगे, क्योंकि फिर आधा अभी करेंगे ना आधा बाद में करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी बच्चों का नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल तक हमने पिछली क्लास में मानव का तंत्रिका तंत्र लेसन नंबर 26 प्रारंभ कर दिया था। उसके अंतर्गत अपन ने क्या चीज़ पढ़ ली थी कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कौन कौन से तंत्र मिलके हमारे शरीर का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, समन्वय करते हैं, उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा एक प्रारंभिक स्वरूप देखा था, स्टार्टिंग किया था। इनिशियली स्टेज पे अपन स्टार्ट कर चुके थे इस लेसन को। अब हमारा पार्ट 2 आ गया है। तो कल तक हमने जो पढ़ा था नर्वस सिस्टम के फंक्शन यानी तंत्रिका तंत्र के कार्य और तंत्रिका तंत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्राणियों में तंत्रिका तंत्र यानी मानव का तंत्रिका तंत्र अपन पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? प्राणियों का तंत्रिका तंत्र या मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, ये अपना आज टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के बारे में पढ़ना हमें कि मानव में तंत्रिका तंत्र किस प्रकार, क्योंकि वो जो तंत्रिका तंत्र की बात करी थी वो तंत्रिका तंत्र सभी जीवों के लिए था, क्योंकि सभी जीवों में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। सिर्फ मानव में ही ऐसा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन समन्वय पाया जाता है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी जीवों का शारीरिक रूप से एक गठन होता है, शारीरिक रूप से एक क्रियात्मक इकाई होती है वो शरीर भी, उसके अंदर भी कई सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। वो भी अपना भोजन बनाता है, वो भी अपना वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाता है, वो भी उस वातावरण में अपने आप को जीवित रखता है। उसका भी एक उम्र का पड़ाव होता है, उस उम्र के पड़ाव से वो भी गुजरता है, छोटा बड़ा मिडल सब कुछ होते हुए वो भी एक वृद्धावस्था तक पहुंचता है। तो हर प्रकार के जीवों का अपना एक शारीरिक संगठन प्लस एक क्रियात्मक समन्वय होता है, एक क्रिया होती है शरीर की, उसके हिसाब से वो वातावरण के साथ में चलता रहता है। तो ये सभी जीवों का होता है जो मैंने आपको कॉमन रूप से बताया था। अब अपन विशेष तरह की बात करेंगे जो कि क्या कहलाएगा? मानव का तंत्रिका तंत्र कहलाएगा ना। तो मानव तंत्रिका तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं। तो मानव तंत्रिका तंत्र में परिभाषा तो अलग होगी नहीं, परिभाषा भी तो वही चलेगी। क्या चलेगी? कि मानव के शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करना, उसको चलाना, उसके भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों को करना, है ना, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। तो मानव में भी तंत्रिका तंत्र उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का अपन ने कल परिभाषा के तौर पे पढ़ा था। तो लेकिन क्या क्या है वो अपने को लिखना तो पड़ेगा। तो मानव तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? प्राणियों के विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रण व समन्वय, प्राणियों के विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रण में समन्वय कराने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब इस नियंत्रण एवं समन्वय पे जोर डालेंगे अपन, है ना। नियंत्रण व समन्वय की क्रिया प्राणियों में दो प्रकार
के तंत्रों द्वारा पूर्ण होती है। क्या कह रहा हूं मैं? नियंत्रण व समन्वय की क्रिया प्राणियों में 2 प्रकार के तंत्रों द्वारा पूर्ण होती है। वो तंत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला तंत्र कहलाएगा आपका तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कहलाएगा अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र जिसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है ना, तो वो अंतःस्रावी तंत्र जो है वो आपके ग्रंथियों वाला भाग है। जितनी भी बॉडी में ग्रंथियां हैं, एक तो तंत्र वाला भाग है, जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, एक तो वो वाली चीजें जिसके अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चलेगा, एक अंतःस्रावी तंत्र है जिसके अंदर कई सारी ग्रंथियां आएंगी और उन कई सारी ग्रंथियों के कई सारे हार्मोन होंगे। वो हार्मोन भी इन तंत्रिकाओं के साथ मिलकर हमारी बॉडी के समन्वय को निपटाती है, हमारी बॉडी के कंट्रोल को निपटाती है ना। कई बार आपने सुना होगा कि किसी बच्चों को बहुत सारा गुस्सा आता है, बात बात में भड़क जाता है ना, किसी से भी भिड़ जाता है, किसी से भी लड़ जाता है। और एक बच्चा ऐसा जो बिल्कुल शांत बना रहता है, कोई थप्पड़ मार के भी चला जाए तो शांति से बैठा है, कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी, है ना, मार दी होगी, कोई बात नहीं। तो हैं दोनों हैं बच्चे, हैं दोनों ही इंसान हैं, दोनों लड़के, लेकिन एक में इस तरह की एक्टिविटी और दूसरे में उस तरह की एक्टिविटी। तो दोनों की एक्टिविटी में जो फर्क दिखाई दे रहा है वो आपके बॉडी के अंदर इंटरनल चलने वाली एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, जो आपको बाहरी रूप से आभास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कि तो हमारी बॉडी में अंदर एक ऐसी ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, तो उसके द्वारा ये क्रियाविधि की जाती है, जिसमें गुस्सा आना नहीं आना वो क्रियाविधि उसमें संपादित होती है ना। तो अंतःस्रावी तंत्र ग्लैंड के माध्यम से पढ़ेंगे, उनके हार्मोन के माध्यम से पढ़ेंगे, और तंत्रिका तंत्र क्या पढ़ेंगे अपन? जो हमारी बॉडी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसमें क्या आएंगे? सारे बॉडी के, सारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग आएंगे, जिसके अंदर अपन केंद्रीय, परिधि और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे जिसके अंदर मस्तिष्क मेरुरज्जु आएंगे। वो मस्तिष्क मेरुरज्जु हमारे पूरी बॉडी का जो कंट्रोल किया जा रहा है, बॉडी को नियंत्रित किया जा रहा है, वो उन भागों के माध्यम से किया जा रहा है। आपने कुछ वैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे, जैसे नाम बताओ, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, जो कुछ सालों पहले जिनकी डेथ हुई थी, है ना, जिनका नाम फिजिक्स के अंदर बहुत सम्मान से लिया जाता है, स्टीफन हॉकिंस, है ना, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था, है ना, कई सारी फिजिक्स के अंदर उन्होंने खोजें करी थी, है ना। तो स्टीफन हॉकिंस देखा होगा आपने, कई फोटो में भी देखा होगा, उनके शरीर की संरचना को, इनके मस्तिष्क की संरचना को अगर आप देखें ध्यान से, तो उनके शरीर में चलने वाली सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो उनका दिमाग था, और कोई चीज़ नहीं चलती थी उनके अंदर। उनका शरीर बिल्कुल काम नहीं करता। 22 साल की एज में उनको किसी बीमारी ने घेर लिया और उनका पूरा शरीर खत्म हो गया था। उन्होंने सारी जो अपने निर्माण किए, सारी खोजें करी, सारी जो डिस्कवरी करी थी, वो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठ के करी थी। और किस वजह से करी थी? सिर्फ उनके दिमाग की वजह से, क्योंकि उनकी जो खोपड़ी चल रही थी, उसी वजह से उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगा लिया ना, ब्लैक होल का पता लगा लिया, कई सारी खोजों का उन्होंने निपटा लिया। तो सिर्फ मस्तिष्क काम कर रहा था, अदरवाइज हाथ पैर का कोई योगदान नहीं था उन खोज को करने में, उन चीज़ों को आविष्कार देने में हाथ पैर का कोई अहम रोल नहीं था। तो मस्तिष्क के द्वारा ही उन्होंने एक संसार में अपनी अमिट छाप छोड़ दी, सिर्फ दिमाग के द्वारा, सिर्फ ब्रेन के द्वारा। तो अगर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग सही तरह से हमारे शरीर को चलाए, तो हम दुनिया की कोई सी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे शरीर के अंदर, वो ये खोपड़ी है, जिसके अंदर हमारे इस कपाल के अंदर जो हमारा मस्तिष्क सेफ है ना, उस मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इस पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, चला रहा है, दौड़ा रहा है, जैसा मर्जी चाहे वैसा इसका उपयोग कर रहा है ना। अगर इसमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो कोई ना कोई अंग प्रभावित होता है। देखा होगा आपने अपने आसपास गाँव में कहीं ना कहीं, जो दिमागी चोट की वजह से पागलपन जो आ जाता है ना, उनको पागल कहना उचित नहीं है ना, क्योंकि उनके दिमाग में भी कोई ना कोई ऐसी
मिसबिहेव एक्टिविटी हो चुकी है जिसकी वजह से उन्होंने वैसा रूप धारण कर रखा है। अदरवाइज कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो पागल की तरह कहीं ना कहीं भटकता फिरे, है ना, ऐसा कोई चाहता नहीं है। लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार की चोट उन्हें इस हद तक ले आती है ना, तो उनको नीचा नहीं देखना है, उनको किसी तरह से ऐसे मिसबिहेव नहीं करना है। उनके एक समस्या या दिक्कत की वजह से वो उस रूप में आ चुके हैं। तो मानवीय है ना, चाहे कोई सा भी जीव हो, एक हमें मानवता के रूप में जीना चाहिए। ये एक मैसेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मानवता हमें त्यागनी नहीं चाहिए। मस्तिष्क का मानवता से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ यहाँ से सोच जो बनती है हमारे मानवता वाली, वो सोच हमें बनाए रखनी है ना। तो ये जो हमारा ऊपरी भाग है, फर्स्ट फ्लोर जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग शरीर का यही कहलाता है, जो एक कोमल अंग के रूप में, मुलायम अंग के रूप में जाना जाता है, जो अलग अलग प्रकार की 3 झिल्लियों के द्वारा ढका रहता है, 3 आवरण के द्वारा ढका रहता है ना। अभी पढ़ेंगे दृढ़ तानिका, मृदु तानिका, जाल तानिका, ड्यूरामेटर, पायामेटर, ऐसे आर्केनॉइड्स, है ना। तो ऐसे कुछ भाग आएंगे, कुछ नाम आएंगे, वो भी पढ़ेंगे अपन। मस्तिष्क की क्रियाविधि या मस्तिष्क आएगा तब उस चीज़ों को पढ़ा जाएगा। लेकिन तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो क्या आएगी, सभी प्रकार की ग्रंथियाँ आएंगी। क्या आएगी, सभी प्रकार की ग्रंथियाँ, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 प्रकार के तंत्र पढ़ेंगे अपन। तो तंत्रिका तंत्र को मैं पहले अलग अलग भागों में बांट दूं मैं, तो ठीक रहेगा। सभी प्रकार की ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र को बांट दूं तो तंत्रिका तंत्र को मैं वैसे तो तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग 3 भागों में बटा हुआ है, लेकिन अगर मुख्य भागों में बांटे तो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट रखा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल के आगे स्वायत्त भी लिख सकते हैं अपन, है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑटोनॉमिक इसी परिधि में अपन आगे लिख लेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांट रखा है। एक आ जाएगा आपके मस्तिष्क, जिसे आप ब्रेन कहते हैं। एक आ जाएगा मेरुरज्जु, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना। कहाँ होता है ये, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा रहता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, है ना। ये 3 भागों जो मस्तिष्क बटा हुआ है, उसके अंदर जो हिंड ब्रेन है या पश्च मस्तिष्क जो है, उस पश्च मस्तिष्क के लास्ट वाले भाग में जहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, क्या आता है, एक तो सेरिबेलम आता है और एक क्या आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। उस मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे वाला भाग जो होगा, वहां से स्टार्ट हो गए पूरी आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उस पूरी रीढ़ की हड्डी तक ये वितरित होगा, पूरी रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ होगा। कौन, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, ये आपके जितनी भी संवेदनाएं हैं उनको ग्रहण करने वाला प्रारंभिक भाग है। क्या है, संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला प्रारंभिक भाग है। यहाँ से संवेदना फिर आगे मस्तिष्क तक पहुँचाई जाती है। तो ये वो वाला भाग है जहाँ पहले कोई भी चीज़ आघात या प्रघात होने पर पहले कोई भी चीज़ जो होगी वो आपके संवेदना के रूप में, स्टिमुलस के रूप में या अनुभव के रूप में वो आपके यहाँ तक पहुँचेगी, फिर यहाँ से मस्तिष्क तक पहुँचेगी, डायरेक्टली मस्तिष्क तक नहीं जाएगी। जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि गर्म चीज़ को छूने पर एकदम से हाथ हट जाता है, पिन चुभाई हाथ हटा दिया, है ना, कांटा चुभ गया पैर रुक गया, कोई चोट लगी हम वैसे ही सावधान हो गए। तो हर प्रकार की एक्टिविटी के लिए जो हम एक्शन करते हैं, एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन,
ठीक है। तो जो एक्शन है और रिएक्शन जो है वो रिएक्शन बाद में आता है, पहले एक्शन होता है ना, ठीक है ना। पहले क्रिया होगी फिर प्रतिक्रिया होगी, है ना। ऐसा नहीं प्रतिक्रिया पहले होगी, गुस्सा पहले आ गया थप्पड़ बाद में पड़ी, ऐसा नहीं है। पहले थप्पड़ पड़ती तब गुस्सा आता है ना। तो काम होगा तब उसका परिणाम मिलेगा, पहले परिणाम ना फिर काम, ऐसा थोड़ी ना है ना। पहले पढ़ाई करेंगे परीक्षा देंगे तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं रिजल्ट पहले आ गया फिर पढ़ाई बाद में करें, ऐसा नहीं होता। तो हर चीज़ के लिए एक आभास होता है, आभास या अनुभव होने के पश्चात उसका हम एक अलग से रिएक्शन देते हैं, है ना। जैसे तवे पे हाथ, गरम तवे पे छू लिया, उंगली हटाएंगे, बात थोड़ी करेंगे। उसका जैसा अनुभव होगा वैसा उसको परिणाम भी देंगे। ऐसा नहीं तवे पे बात करते जा रहे हैं, गरम तवे पे हाथ लगा हुआ है और बातें कर रहे हैं, उंगली जल रही है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे ही उसका हमें अनुभव होता है, आभास होता है, हम रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं, है ना। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया, ये पढ़ा हुआ है आपने। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ें होती हैं, है ना। संवेदना क्या जाएगी, आपने अलग अलग तरह के नर्व्स पढ़े हुए हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स नर्व, है ना। तो ये नर्व्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, है ना, उन नर्व्स को क्या बोलते हैं, जो नर्व्स दे रखी हैं आपकी बॉडी के अंदर, उन नर्व्स के माध्यम से सूचनाएं जाना, सूचनाएं लाना, ये सारे काम उसके द्वारा किए जाते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं, है ना, अभिवाही अपवाही तंत्रिकाएं जो होती हैं, जो सेंसरी, जो आपको सेंस करके ले जाती हैं। फिर अपवाही या प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती है वो सूचनाओं को वापस लाके अपने को देती है, ये हाथ हटा, फिर अपना हाथ हटता है। अब ये क्रियाएं यूँ नहीं 2 मिनट 4 मिनट 10 घंटे में हो रही है, ये लगते ही कंप्लीट हो जाती है। जैसे छुआ हाथ हट गया, उसके लिए कोई समय का इंतजार नहीं होता, कोई समय नहीं लगता। ये इतनी तेज गति से होती है, पलक झपकाने से पहले ही काम हो जाता है। चाहे अंधे भी होंगे, अंधों को भी आप घर में हाथ पे हथेली यूँ सामने करके अगर कोई जलता हुआ अंगीरा रख देंगे, फटाक से वो हटा देंगे, उनको भले दिख नहीं रहा लेकिन अनुभव हो रहा, आभास हो रहा है, फीलिंग आ रही है ना, संवेदनाएं हैं। तो वो संवेदनाएं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो पहले यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से मस्तिष्क तक पास की जाती है ना। फिर मस्तिष्क को 3 भागों में बांट रखा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च। अग्र मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, मेरुरज्जु तो है ही है। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र को किस में बांट रखा आपके? 2 भागों में। एक तो होगा आपके कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्र, और दूसरा होगा आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या क्या? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र। फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को देखेंगे अपन तो 2 भागों में बांट रखा है, अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। ये तंत्रिका तंत्र के टोटल भाग हो गए। तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपको ऐसे चार्ट बन के लिखवा दिया है, ठीक है, ये चार्ट उतार लेना है। अब फिर अपन चार्ट के अंदर पहली चीज़ ये पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में आएंगे। तो पहले इस चार्ट को आप बना लीजिए, अनुकंपी, परानुकंपी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक हो गया, ये स्वायत्त हो गया, है ना, जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। परिधि हो गया, पेरिफेरल, है ना। तो ये पूरा आपके नर्वस सिस्टम को मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। पहले ये आप टेबल बना लीजिए चार्ट, फिर इस टेबल को फॉलो करते हुए हमें पढ़ना है ना, ध्यान देना है इसी बात पे ना। तो ये चीज़ आपके चार्ट के रूप में आपके सामने उतार ली मैंने। तो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी अपन नेक्स्ट क्लास में आएंगे, है ना, आमने सामने होंगे, तब अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पूरे लेसन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने वाली चीज़ें ये दोनों ही हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इन्हीं को ध्यान में पढ़ लिया, पूरा लेसन अपना अच्छे से निपट जाएगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही संचालन का कार्य करेगा। यहीं से अनुभवों को और ग्रहण किया जाएगा, संवेदनाओं को ग्रहण किया जाएगा, ऑर्डर भी दिया जाएगा, सेंस भी किया जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, दिया भी जाएगा, है ना।
आभास भी किया जाएगा और ऑर्डर भी दिया जाएगा, ठीक है ना। मोटर नर्व, मिक्स नर्व, सेंसरी नर्व सब इसके अंदर आ जाएगा आपके। तो इसी चीज़ को पढ़ना है। तब तक, जब तक अगली क्लास होती है तब तक के लिए गुड बाय, है ना। आगे पढ़ते रहें, है ना। सारी सब्जेक्ट जो भी पढ़ाई जा रही है उस पर गौर करें और ध्यान से पढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप जानते हो कि हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने किडनी के बारे में देख लिया था। मतलब आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली वो है आपका किडनी। मैंने आपको बताया भी था बहुत सारे ऑर्गन होते हैं आपके बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करते हैं। लेकिन उसमें जो हम पढ़ने वाले मेन ऑर्गन वो है आपका किडनी। और हमने देख भी लिया था किडनी कितनी होती है आपके अंदर, तो 1 पेयर या 2 किडनी कह सकते हो आप। 2 किडनी होती है या कितनी होती है? 1 पेयर किडनी होती है। इसके बाद उसके अंदर यूरेटर कितनी होती है? तो 2 यूरेटर होती है। इसके बाद उसके अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और एक होता है यूरेथ्रा। ये तो जनरल आइडिया आपके, जो हमेशा आप 6 क्लास से लो या आपका जब भी किडनी स्टार्ट होता है 9 क्लास से, तब आपने उसके बारे में देखा ही है। और मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी किया था। इसके बाद हमने उसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में हमने किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था। क्या देखा था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया था किडनी के अंदर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। जैसे फाइब्रस कैप्सूल होती है, इनर मोस्ट लेयर। इसके बाद फाइब्रस कैप्सूल जो होती है वो किससे बनी होती है? व्हाइट फाइबर से बनी होती है। इसके बाद जो होती है वो रेनल फैट होता है, वो किससे बना होता है? एक फैटी लेयर होती है, यानी फैट से बना हुआ रहता है। और वो क्या करती है? आउटर एनवायरमेंट से शॉक या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने, मतलब जो शॉक वगैरह लगता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती थी? रीनल फेशिया, सॉरी, जो आपकी क्या होती है? फाइब्रस होती है। इसके बाद उसके अंदर से रीनल आर्टरी अंदर एंटर करती है, जो ब्लड को क्या करती है? अंदर लाने का काम करती है। और रीनल वेल ब्लड को बाहर ला जाने का काम करती है। मतलब फिल्ट्रेशन किसके अंदर होगा? किडनी के अंदर होगा। और इसके बाद एक कॉन शेप था, यानी फ्लास्क शेप कह सकते हैं उसको, हम कॉन शेप कह सकते हैं। वो जो शेप था वो स्ट्रक्चर हमने क्या कहा था? रेनल पेल्विस। और उससे जो नैरो ट्यूबराइज होती है उसको हमने क्या कहा था? यूरेटर, जो जाके कहाँ पे ओपन होती है? आपके ब्लैडर के अंदर ओपन होती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मतलब इंटरनली कैसे होती है। जैसे बाहर से आपने किसी कार को देखा, वो चल रही है, उसमें टायर है, बॉडी देखी है आपने, इसके बाद उसकी स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ आपने देख ली, लेकिन उसका इंटरनल पोर्शन कौन सा होता है? जो उसको काम करवाता है। मतलब गाड़ी आपकी चल रही है, वो तो आपको बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसको चलाने के लिए इंटरनल मैकेनिक्स या मशीन्स जो अंदर काम कर रहे हैं वो कौन कौन से? जैसे इंजन हो जाता है आपका, कार्बोरेटर हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे जो उसके पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? इंटरनली वर्क करते हैं। तो किडनी का भी फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करेंगे? इंटरनल ऑर्गन कर पड़ेंगे। तो मतलब एक्सटर्नल तो हमने देख लिया था, लेकिन अब इंटरनल की बारी है। यानी आपका जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? यानी किडनी का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो हम कौन सा सेक्शन लेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। मतलब हम किडनी को किस प्रकार से कट करेंगे? मतलब प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो एक ट्रांसवर्स सेक्शन होता है और एक कौन सा होता है? लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, यानी लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन मतलब जिसको हम LS भी कहते हैं, यानी एक होता है TS, दूसरा होता है LS, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन होगा कैसा? जैसे ये आपकी जो किडनी है, समझ लो ये आपकी किडनी है। तो किडनी को कैसे कट करेंगे? यहाँ से यूँ, मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन है तो इसको यहाँ से यूँ कट करके हम 2 पोर्शन बनाएंगे। तो एक वाला ये हो जाएगा और एक वाला पोर्शन ये हो जाएगा। तो उसके हम इंटरनल ऑर्गन को इजीली देख सकते हैं। तो हम लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लेंगे किसका? किडनी का। और उसके पार्ट्स को देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। मतलब जो भी आपका वेस्ट मटेरियल आएगा ब्लड के अंदर उसको बाहर निकालने का काम करता है और यूरिया एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। तो जैसे हम किडनी का डायग्राम देखेंगे, पहले जो किडनी होती है उसमें जो लेयर है वो पहले हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे किडनी के लेयर की बात करें तो जो आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट लेयर है, सबसे पहले हम इनर मोस्ट लेयर देखते थे। तो जो इनर मोस्ट लेयर थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? जो कैसी थी? फाइब्रस थी, वाइट फाइबर से बनी हुई थी, जिसको हमने कहा था फाइब्रस कैप्सूल। जिसको हमने क्या कहा था? फाइब्रस कैप्सूल। तो इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी आपके फाइब्रस कैप्सूल। ये कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट। ये ध्यान रखना कौन सी लेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये हो जाएगी इनर मोस्ट लेयर। इसके बाद जो इसके आउटर लेयर थी, वो कैसी थी? फैटी लेयर थी। और इसको हमने क्या नाम दिया था? रेनल फैट। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, मिडल लेयर, सॉरी, तो ये हो जाएगी आपकी मिडल लेयर, जो कैसी है? फैटी लेयर है। मतलब किससे बनी हुई है? फैट से बनी हुई है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। ये हो जाएगा आपका
जिसको लेयर का नाम है रीनल फेट। तो सेकंड लेयर हो जाएगी आपकी रीनल फेट, जो किससे बनी होती है, फैट से बनी होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। दी लेयर कौन सी होगी, तो मिडिल लेयर। ये कौन सी है, मिडल लेयर है। इसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर आती है वो कौन सी होती है, रीनल फेशिया, जो कैसी होती है, वो भी फाइब्रस होती है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी आपकी, वो कैसी है, फाइब्रस लेयर है, यानी फाइबर से बनी हुई रहती है। तो ये हो जाएगी आपके आउटर मोस्ट लेयर, जो किससे बनी होती है, फाइबर से बनी हुई रहती है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, जो क्या कहलाएगी, रीनल फेशिया। रीनल फेशिया जो कौन सी लेयर है आपकी, आउटर मोस्ट है। मतलब सबसे पहले लेयर कोई आएगी तो वो कौन सी होगी, रीनल फेशिया। और इनर मोस्ट कौन सी हो जाएगी, फाइब्रस कैप्सूल, जिसको क्या कह सकते हो, रीनल कैप्सूल भी कहा जा सकता है या रीनल फाइब्रस कैप्सूल भी कह सकते हैं। ये इनर मोस्ट होती है। और मिडल लेयर कौन सी होती है, रीनल फैट, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये तो हमने पहले देख लिया था। आज नया क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी किडनी होती है, मेनली जो किडनी की हम बात करें तो आपकी जो किडनी होती है उसके अंदर दो रीजन होते हैं या दो पोर्शन बने हुए रहते हैं। क्या होते हैं, दो रीजन होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला, जिसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं ब्रॉड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगी आपकी किडनी की तीनों लेयर। और इसके अंदर जब पोर्शन की बात करें हम, तो जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आउटर वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ पे हम रीजन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन रहेगा, इसको डॉट लाइक स्ट्रक्चर से शो कर देता हूँ मैं। तो जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। तो ये ध्यान रखना आपको कि आउटर मोस्ट पोर्शन को इसमें क्या कहा जाता है, रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो ये वाला जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा किडनी का, उसको क्या कहेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। और जो इनर वाला पोर्शन होगा, यानी ये जो बचा हुआ पोर्शन है, उसको कहेंगे रीनल मेड्यूला। तो आपको ये ध्यान रखना है, किडनी पढ़ो आप, बहुत सारी ग्लैंड्स पढ़ो, या ब्रेन हमने जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक मेडुला होता है। आउटसाइड वाले पोर्शन को हमेशा क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स, और इनसाइड वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मेडुला। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, यानी ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका रीनल कॉर्टेक्स, ये क्या हो जाएगा, रीनल कॉर्टेक्स। और ये कौन सा पोर्शन है, तो ये आउटसाइड पोर्शन है आपकी किडनी के। इसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन होता है, मतलब जहाँ से आपके इनसाइड वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। मतलब ये इनर पोर्शन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला कहेंगे। पूरा जो इनर पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। इससे डॉट से शो कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी बना सके। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में इसको क्या करूँगा, इसको क्लीन कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से पार्ट होते हैं रीनल कॉर्टेक्स के और कौन सा मेडुला का पोर्शन है। ये हो जाएगा आपका रीनल मेडुला, ये हो जाएगा आपका रीनल मेडुला। अब इसके अंदर मेन पार्ट्स कौन से होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते थे। इसके अंदर एक पिरामिड लाइक शेप बना हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। मतलब नेफ्रॉन इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, मेन चीज़ ये हो जाती है, इसलिए हमने इसको दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया। और ये ध्यान रखना कि जो आपका रीनल मेडुला है, मतलब जो मेडुला वाला रीजन है, उसी के अंदर ये पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो डायग्राम बनाऊँ या फिर इसी के ऊपर बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पिरामिड शेप होता है उनका, और वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें, रीनल मेडुला में। मतलब आपका जो मेडुला रीजन है उसी के अंदर वो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। तो एक बार इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला पोर्शन आपका रीनल मेडुला, और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं आपके ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे होते हैं जो इनका आगे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, ब्रॉडर होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इनका वो क्या होता है, नैरोअर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह नैरो हो जाता है। ये कुछ ऐसे बने हुए रहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, रीनल पिरामिड। इनको हम क्या कहेंगे, रीनल पिरामिड कहेंगे। ये हो जाएगा आपका रीनल पिरामिड। पिरामिड शेप होता है, कंप्लीटली कोन लाइक नहीं होता है यहाँ से, इसको ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमने मेडुला रीजन बनाया था, इसके बीच में यहाँ पे कॉर्टेक्स एंटर कर जाता है। क्या करता है, कॉर्टेक्स रीजन आपका एंटर करता है। मतलब कॉर्टेक्स इज एक्सटेंडेड बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स।
कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है आपके मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉर्टेक्स रीजन आएगा, जबकि यहाँ पे मेडुलरी रीजन स्टार्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जब कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है उस पोर्शन को भी नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या होता है कि कॉलम्स ऑफ बर्टीनी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिटवीन टू पिरामिड्स या बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स कॉर्टेक्स रीजन इज एक्सटेंडेड, इट्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। उसको क्या कहा जाता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन तो आपका मेडुला का है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सटेंड हो रहा है आपका बीच में, बीच वाला पोर्शन ही होता है। बाकी ये जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, मेडुला रीजन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इन पिरामिड्स को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए इनका नाम, इनको कहते हैं रीनल पिरामिड। इनके शेप के अकॉर्डिंग ही नाम है इनका, रीनल पिरामिड्स या पिरामिड्स, या फिर इसको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। अब मेडुलरी पिरामिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसमें प्रेजेंट है, मेडुलर रीजन में प्रेजेंट है और इनका शेप कैसा है, पिरामिड जैसा, तो इसको कहेंगे मेडुलरी पिरामिड्स, लरी पिरामिड्स। इसको कहा जाएगा मेडुलरी पिरामिड्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये हो गया रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स। अब यहाँ पे जो हमने कहा था कि जो आपका मेडुलर रीजन है, मतलब मेडुलर रीजन के अंदर जो आपके रीनल पिरामिड प्रेजेंट है या फिर मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है, इसके बीच में ये जो पोर्शन एक्सटेंड हो रहा है कॉर्टेक्स वाला, इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये नाम याद रखना आपको, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, और एक बार मैं इसको बाहर निकाल के भी आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। तो आपका जो ये ब्रॉड फेस होता है और नीचे क्या होता है, नैरोअर पोर्शन होता है इसका, और यहाँ पे दो हम बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया आपके मेडुलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड। और इनके बीच में ये ध्यान रखना कि आपका जो ब्रॉड शेप है, ये ब्रॉड शेप किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स कॉर्टेक्स रीजन। ये वाला जो ब्रॉड वाला पोर्शन है वो किस तरफ होता है, टुवार्ड्स कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स। ये किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स रीनल कॉर्टेक्स। और आपका ये जो नैरोअर पार्ट है, यानी ये जो नैरोअर पार्ट होता है वो किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस क्या होता है वो पहले हमने देख लिया, पर यहाँ पे भी मैं शो करूँगा उसको। तो रीनल टुवार्ड्स रीनल पेल्विस, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या होती है। तो ये जो आपके मेडुलरी पिरामिड है उसमें जो ब्रॉड शेप होता है वो किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में होता है, ऐसा नहीं करो, किसकी तरफ होता है, तो कॉर्टेक्स की तरफ होता है या रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होता है। और इसका जो नैरोअर शेप है वो किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स रीनल पेल्विस। इसके बाद हमने देखा था कि इसके बीच में ये जो आपका बीच वाला पोर्शन है, इसके बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स का पार्ट जो होता है वो एक्सटेंड करता है, यानी कॉर्टेक्स इज एक्सटेंडेड बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स वाला रीजन आ जाएगा, वो आगे बढ़ जाता है, यानी कॉर्टेक्स वाला रीजन जो होता है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हमने कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इसको क्या नाम दिया था, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो इसको क्या कहा हमने, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी का। इसके बाद ये जो आपका नैरोअर पार्ट है, पोर्शन है, इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, भले नैरोअर पार्ट किसकी तरफ है, रीनल पेल्विस की तरफ है, लेकिन इस नैरोअर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रीनल पेपिला। क्या कहते हैं, रीनल पेपिला, रीनल पेपिला कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस जो नैरो वाला पोर्शन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेपिला। और ये किसकी तरफ होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो मेडुलरी पिरामिड्स है, ये है क्या, तो ये मेडुलरी पिरामिड्स है आपके। इसमें जो ब्रॉड शेप है वो किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स कॉर्टेक्स। और इसका जो नैरोअर पोर्शन होता है वो किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स रीनल पेल्विस। और इसके बीच में जो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी होता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या होता है, तो एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स। ये क्या होता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी हम किसको कहते हैं, तो कॉर्टेक्स या एक्सटेंडेड पोर्शन, एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स। मतलब कॉर्टेक्स का पार्ट क्या होता है, एक्सटेंड होता है और इनके बीच में चला जाता है या इनके बीच में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इसके बाद
इसके अंदर जो पोर्शन आते हैं वो है माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। ये क्या होता है, तो जैसे ही आपका ये मेडुला पिरामिड्स होते हैं, ये जो भी फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलेगा वो किसके अंदर जाएगा, रेनल पेल्विस के अंदर जाएगा और वहाँ से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका नैरोअर पोर्शन होता है वहाँ से ट्यूब्स अराइज होती है। क्या होती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, मतलब ट्यूब्स अराइज होती है। वहाँ से वो ट्यूब्स क्या करती है, इनका जो सिक्रीशन है वो कलेक्ट करने का काम करती है। तो इनके जस्ट पास में जो ट्यूब्स होती है वो कैसी होती है, नैरोअर होती है और स्मॉल होती है। मतलब यहाँ से ट्यूब से जो होगी वो क्या करेगी, यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होगा उसको कलेक्ट करने का काम करेगी। क्या करेगी, उसको कलेक्ट करने का काम करेगी। तो यहाँ से कलेक्ट करेगी, इसके बाद यहाँ से इन दोनों के बीच में भी क्या करेगी, कलेक्ट करने का काम करती है। तो ये ट्यूब बनेगी यहाँ से, इसके बाद इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी और ये क्या करेगी, ट्यूब कलेक्ट करने का काम करेगी। मतलब यहाँ से फिर एक्सटेंड हो जाएगी और यहाँ से भी वो क्या करेगी, कलेक्शन का काम करती है। ये जो स्मॉल ट्यूब बन रही है और या स्मॉल ट्यूब जो अराइज हो रही है, वो क्या करती है, इनके सिक्रीशन को कलेक्ट करने का काम करती है और इनके सिक्रीशन को क्या करेगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो ये जो स्मॉल ट्यूब होती है इनको कहते हैं हम माइनर कैलिक्स या कैलिसिस भी कहा जाता है इसको। सिंगुलर में इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, और बहुत सारे होंगे तो इनको क्या कहेंगे, माइनर कैलिसिस कहेंगे। इसके बाद यहाँ से फिर बाद में क्या होती है, एक बड़ी डक्ट अराइज होती है। यहाँ से क्या होगी, एक बड़ी डक्ट अराइज होगी जो पूरा जो सिक्रीशन है या फिल्ट्रेशन है उसको कलेक्ट करने का काम करेगी। तो इस बड़ी वाली डक्ट को हम क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स कहते हैं। तो इनकी साइज़ क्या होती है, माइनर कैलिक्स से ज़्यादा होती है, मतलब ये थिकर होती है, यूँ भी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ये हो जाएगी आपकी मेजर कैलिक्स। तो ये हो जाएगा आपका मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स के बाद ये जो पूरा कलेक्ट करेगी वो कहाँ ले जाएगी, मतलब ये एक बड़ी डक्ट बना के कहाँ पे पोर करेगी, इसको पोर करेगी आपके रिनल पेल्विस के अंदर। तो यहाँ से आपका अराइज होगा क्या, रिनल पेल्विस, जो कैसा होता है, कौन शेप होता है या फ्लास्क शेप होता है आपका। तो ये फ्लास्क शेप यहाँ से अराइज होगा और इसके अंदर ये पोर सिक्रीट होगा। तो यहाँ से हो जाएगी आपका, तो ये वाला जो कौन शेप हमने स्ट्रक्चर बनाया इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे रिनल पेल्विस। और रिनल पेल्विस क्या करती है, जो भी फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट को क्या करेगी, कलेक्ट करने का काम करेगी। और फिर इससे क्या अराइज होती है, एक नैरो ट्यूब अराइज होती है। उस नैरो ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इस नैरो ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। तो इस नैरो ट्यूब को क्या कहा जाएगा, यूरेटर। और यही यूरेटर आगे जाके किससे अटैच होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होती है और जितना भी फिल्ट्रेशन आएगा उसको वहाँ पे कलेक्ट करने का काम करेगी और फिर उसको वहाँ पे से क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी वाया यूरेथ्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जो पोर्शन है एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कौन कौन से पार्ट है और वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें किडनी की, तो इसके अंदर क्या होता है, तीनों लेयर के बारे में हमने देख लिया। जैसे आपका फाइब्रस लेयर होती है, यानी फाइब्रस कैप्सूल होगी, रीनल फेशिया हो गया और रीनल फैट हो गया, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो हमने देख लिया था। इसके बाद इसके अंदर जो मेडुला रीजन और कॉर्टेक्स, दो रीजन के बारे में देख लिया कि जो किडनी होती है वो आपके इंटरनली दो पोर्शन के अंदर डिवाइड होती है, एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है रीनल मेडुला। इंटरनल जो होता है वो मेडुला होगा और आउटर पोर्शन होगा वो कॉर्टेक्स होगा। तो मेडुला रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। इसके बाद ये जो इनके अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा उस फिल्ट्रेशन को स्मॉल डक्ट या फिर स्मॉल ट्यूब्स क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स करते हैं, कि माइनर कैलिक्स कहा जाता है। और वही कैलिक्स क्या होती है, इकट्ठी होकर एक बड़ी ट्यूब का मतलब फॉर्मेशन करती है, उसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। और वो जो मेजर कैलिक्स होती है वो किसके अंदर ओपन होती है, आपके रेनल पेल्विस के अंदर ओपन होती है। और वही रेनल पेल्विस उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करके कहाँ पे ले जाएगा, यूरेटर के पास, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मेडुलरी पिरामिड है वो किसकी तरफ होता है, उसका जो ब्रॉड शेप होता है वो किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। और इसका जो नैरोअर पोर्शन होता है वो किसकी तरफ होता है, रेनल पेल्विस की तरफ होता है। और इसका जो नैरो वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं क्या, रीनल पेपिला कहते हैं। और इनके बीच में जो कॉर्टेक्स का रीजन एक्सटेंड करता है, यानी एक्सटेंडेड कॉर्टेक्स जो आता है आपके बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया था। इसके बाद जो बचता है वो है आपके नेफ्रॉन्स के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।